हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि कितने आवर्स की स्टडी सफिशिएंट है टू क्रैक एंड क्वालिफाई बैंकिंग एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे जो कि मैक्सिमम बच्चे जिस चीज़ में ट्रैप रहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसके आगे हम डिस्कस करें उससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो स्टडी आवर्स का कंसेप्ट है कि कितने आवर्स स्टडी करने के बाद एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये वारी करता है पर्सन टू पर्सन। अब क्यों वारी करता है, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले फैक्टर्स को जान लो एक बार। पहला फैक्टर है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परसीव करने में, यानी कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। और वही, जैसे कि मान के चलिए दो स्टूडेंट है ए और बी। स्टूडेंट ए की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे ही वो कोई भी एक पर्टिकुलर लेक्चर देखते हैं एक बार, तो उनको समझ में चीज़ें मैक्सिमम आ जाती है। बट जो स्टूडेंट बी है, उनको वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो समझ में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने में सिर्फ ए कैपेबल है, ऐसा नहीं है। बी भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है और इतना ही डिजर्विंग है जितना ए है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो बी है, इनका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उनको ग्रैब करने में, चीज़ों को सीखने में। लेकिन जब ये सीख जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखते हैं और अप्लाई करना जानते हैं। अब यहाँ पर एक तो एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है यहाँ पर कि आपका फोकस कितना ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है कितने लंबे टाइम तक, वो भी वारी करता है। अगर एक स्टूडेंट 8 आवर्स की स्टडी करता है और वो कंप्लीट फोकस के साथ स्टडी कर रहे हैं, जो कि 100% है। 100% वैसे तो देखो पॉसिबल नहीं है, बट 100% मीन्स टू से कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो सिर्फ पूरा फोकस उसी पे रखते हो। फिर आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है दिमाग में, या आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो मैटर नहीं करता। बट वहीं पे अगर कि एक स्टूडेंट 8 आवर्स की स्टडी करने बैठता है और बीच बीच में उसका फोकस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सर्टेन सी बात है कि जो आउटपुट इसको मिलेगा 8 आवर्स वाले को, जिसका फोकस 100% है, वो इसको नहीं मिलेगा। अब चाहे वो फोकस 40% हो, 50% हो, 70% हो, एटसेट्रा। ये चीज़ आपको समझने की पहले आवश्यकता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, जो कि एक थर्ड चीज़ है, कंपैरिजन। आपको कभी भी किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी शख्सियत से, इंसान से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्टूडेंट ए, जो कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका भाई या बहन, कोई कोई भी हो सकता है। अगर वो 10 आवर्स की स्टडी कर रहा है और वो उसमें कंफर्टेबल है और कंप्लीट फोकस मेंटेन रख सकता है 10 घंटे तक, तो उसको स्टडी करने दो। अगर आप 8 घंटे या 7 घंटे स्टडी कर पाते हो, उसके बाद आप फोकस नहीं कर पाते, आप टायर्ड हो जाते हो कम्प्लीटली, तो कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा एक्सीड करने की। वो एक्सीड करना बाद में होता है। देन आई विल टेल यू कि वो कैसे एक्सीड करना है और कब करना है। अगर कोई स्टूडेंट इससे ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, 10 घंटे से 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, तो वो भी कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मेन रूल है वो है क्या, बेसिकली हम जो ये स्टडी कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? टू क्वालिफाई एग्जाम। सिंपल सा पर्पस है। आपका जो कंपटीशन है वो किसी से टाइम मैच करना तो है नहीं कि अगर कोई 12 घंटे स्टडी कर रहा है तो आपको 12 घंटे स्टडी करनी है, नहीं करनी, 8 घंटे स्टडी करो, दैट्स इट, खत्म, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। या आपका कंपटीशन ये भी नहीं है कि अगर दूसरे 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो आपको भी 8 ही घंटे स्टडी करनी है। ऐसा भी नहीं है भाई, आप 10 घंटे कर लो, टाइम है तो 12 घंटे कर लो, 15 घंटे टाइम कर लो, आप स्टडी कर सकते हो अगर एग्जाम टाइम है तो वो हर एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक आइडियल अप्रोच है, सपोज अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा आप सब। जब भी कोई आपका एग्जाम आता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम आने वाला है, मान के चलो, और इस एग्जाम में आने में मात्र 3 वीक्स का टाइम बचा है। 3 वीक्स या फिर 4 वीक्स का टाइम बचा है मैक्स टू मैक्स। तो आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप अभी 7 से 8 घंटे या 9 घंटे स्टडी करते हो रेगुलरली, वीक में 6 डेज, ठीक है, वीक में 6 डेज, तो आप इसको एक्सीड करके जब आप एग्जाम के पास आओगे, जब 3-4 हफ्ते बचेंगे, इसको आप एक्सीड करके, जैसे अगर आप 7 आवर्स से स्टडी करते हो तो आप इंक्रीज करके 11-12 तक लेके जाओ। बहुत फायदा करेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पीक टाइम होता है और उसमें आपका एफर्ट एग्जाम में दिखता भी है। 8 घंटे स्टडी कर रहे हो तब भी इतना ही लेके जाओ, 9 घंटे तब भी इतना ही लेके जाओ, 10 घंटे तब भी इतना ही लेके जाओ।
अब ये आप तभी सस्टेन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो जब एग्जाम के सिर्फ 3 से 4 हफ्ते बचेंगे। लॉन्ग टर्म में करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर और सारे डेली रिचुअल्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बाइफर्केशन कर देता हूँ। देखिए, 24 घंटे है आपके पास, ठीक है, 24 आवर्स है। इसमें आप 7 से 8 घंटे सोते भी है, कॉमन सी बात है। अगर नहीं सोगे तो तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो स्टडी तो कैसे ही करोगे, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। तो ये आपके 7 से 8 घंटे स्लीप के हैं। अब कितने बचे? इसमें से बचे हमारे 16 आवर्स। ये जो 16 घंटे आपके पास बचे, इस 16 घंटे में से आप खाना भी खाओगे, थोड़ा रेस्ट भी करोगे, नहाना भी है, थोड़े छोटे मोटे काम भी करने हैं, तो लगभग 3 से 4 घंटे आप यहाँ पर मान के चलो आराम से। ये कब के, ये कौन से हो गए? मिसलेनियस वर्क। मिसलेनियस वर्क, खाना वगैरह खाना, थोड़ा सा फ्रेशन अप होना, थोड़ा खुद को टाइम देना दिमाग में, बीच में गैप लेना है इन बिटवीन। अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 12 घंटे बचे। अब इस 12 घंटे में से ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइट करना है और माइंड को हेल्दी रखना है, बॉडी को हेल्दी हेल्दी रखना है, तो 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इतना टाइम भी देना है, एकदम पागल नहीं बनना इस चीज के पीछे कि एग्जाम ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, जिंदगी जीना भी बहुत कुछ है। तो अपने आप को मेंटेन भी करो। अब बचे लगभग 10 घंटे। अब ये जो 10 घंटे है, इसमें आप कितना स्टडी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसमें से 8 घंटे भी स्टडी करते हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, ये चीजें मेंटेन होती है लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए मेंटेन होती है? लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज अगर आपके एग्जाम में 3 मंथ है, एग्जाम्पल के तौर पे, अभी जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब ये मान के चलो कि जून में आपने स्टडी करनी शुरू की। आप चाहे किसी भी लेवल के हो, बिगिनर, रिपीटर्स, मैटर नहीं करता। फिर अब जून से लेकर और जुलाई, अगस्त, अगस्त में आपका प्री आ जाता है, आरआरबीपीओ का, एग्जाम्पल के तौर पे। या फिर यहाँ पर आपका मेंस आ जाता है सितंबर में। तो एग्जाम तो आपके दोनों ही मंथ के अंदर है। अब जब जून जून से लेकर जुलाई तक आप स्टडी कर रहे हो, तो आप इसी पेस से स्टडी करो, 8 10 9 घंटे जितना आप कर सकते हो, कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, वहां पर बोर नहीं होना। फिर जैसे ही अगस्त अप्रोच करता है और आपके एग्जाम में 3 हफ्ते बचते हैं अप्रोक्सीमेटली प्री के अंदर, तब आप अपना स्टडी टाइम 10 घंटे कर सकते हो, 8 से। अगर मेंस आ रहा है और आपको पता है कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझे रिवीजन काफी करना है, तो उसको 10 घंटे को इंक्रीज करके तुरंत आप 12 13 15 घंटे कर दो। कोई दिक्कत, क्योंकि मेंस की डिमांड है, एक बार का एग्जाम में क्वालिफाई करो, छुट्टी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम टाइम निकाले कहाँ से? देखो, ये जो लगभग 10 घंटे थे तो आपके पास थे। अब यहाँ पर ये जो टाइम आपका एक्सरसाइज का है, अगर आप 2 घंटे करते हो तो इसको आधा घंटा कर दो। जब मेंस एग्जाम आता है, फिर प्री आता है, आपका एकदम पास में, स्पेशली मेंस एग्जाम, प्री में भी नहीं। और ये जो 3 4 घंटे का आपका काम है मिसलेनियस वाला, इसको भी आप 2 से 3 घंटे में निपटाओ। आपको यहाँ से भी टाइम सेव करना है। और जहां आप 8 8 घंटे सोते हो, वहां पर आप 7 घंटे सोना है। ठीक, तो मोटा मोटा आपका यहाँ से देखा जाए तो 3 से 4 घंटे निकल जाएंगे आराम से। और ये अगर आप 8 घंटे में एडअप कर दोगे तो 11 12 घंटे तो आपके वैसे ही हो गए। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट करना। अब ये तो बात होगी कि कैसे आपको कब टाइम कितना कहाँ पर इनपुट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई बच्चा, ये हम बात बिगिनर्स की नहीं कर रहे, ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो रिपीटर्स है। बिगिनर्स के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कंप्लीट इन डिटेल, उसमें आप जो भी बच्चे बिगिनर्स हो उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। ये बात कर रहे हैं हम रिपीटर्स के, जो जो कि कम से कम एक एग्जाम दे चुके हैं, कम से कम एक एग्जाम दे चुके हैं। और दूसरी कंडीशन, उनके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, रीजनिंग और क्वांट के। किस चीज के? रीजनिंग और क्वांट के। अब कम से कम एक एग्जाम दे चुके हैं और रीजनिंग और क्वांट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन यू विल कम इनटू द रिपीटर्स सेगमेंट। लेकिन अगर आपने कम से कम एक एग्जाम नहीं दिया और आपका एक्सपीरियंस नहीं है और उससे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप रिपीटर्स में नहीं आते, आप बिगनर्स में आते हो। अब यहाँ पर जो बच्चे रिपीटर्स है, उनका सवाल होता है कि सर कैसे हम टाइम मैनेज करें, क्योंकि अगर हम, जैसे कि आप बोलते हो कि डेली बेसिस पे 3 4 5 मॉक लगाओ, सॉरी, तो अगर हम सपोज 4 मॉक भी डेली लगा रहे हैं आरआरबीपीओ के, तो यहाँ पर एक मॉक 45 मिनट्स का होता है, तो 4 मॉक कितने का हो गया? 3 आवर्स का हो गया। अब सर हमने मॉक तो लगा लिया, अब एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल करना पड़ेगा, करना भी चाहिए एनालिसिस आपको, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना एक मॉक का। किसका? एक मॉक के लिए आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स प्रोवाइड करनी है। अब ये जो मॉक एनालिसिस करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो आप मॉक एनालिसिस करते हो, उसमें आपको वो क्वेश्चन एनालाइज करने हैं जो आपने रॉन्ग किए हैं,
वो क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं जो आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया बट आप स्टक हो गए और आपने स्किप कर दिया, ठीक है, आपने स्किप कर दिया। और वो क्वेश्चन एनालाइज करने हैं जहां पर टाइम उसमें कम देना था और वो कम टाइम देके सोल्व हो जाते, बट आपने वहां पर टाइम ज्यादा दे दिया। जैसे कोई पजल थी, वो पजल आपकी 3 मिनट में हो सकती थी बट आपने यहाँ पर 5 मिनट दे दिए या फिर 4 मिनट दे दिए। उसको ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। तो एनालिसिस तभी तो हो सकता है जब आपने कोई गलतियां की हो। अब यहाँ पर एक चीज समझो, आप लोग एकदम ना नादान परिंदों की तरह बात करते हो कभी कभार। जो क्वेश्चंस आपने बनाए ही नहीं है, अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करोगे आप? कर सकते हो क्या? मतलब ही नहीं है। अगर आरआरबी में टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपने 60 क्वेश्चन बनाए, 60 में से आपके 10 गलत हो गए, 50 ठीक थे। अभी जो 50 ठीक थे, इनमें से भी आपकी ये दो चीजें आने वाली है कि आपका टाइम कहाँ पर हुआ खराब और आपने स्किप किया, या आपने टाइम कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा लगाया बट आपने कर तो लिया। तो ये दोनों आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे 50 क्वेश्चन में। इनको एनालाइज करना है आपको। और जो दो आपका 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको भी तो एनालाइज करना है जो रोंग हुए हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, कितने थे? 20 क्वेश्चन 80 में से, वो एनालिसिस का पार्ट नहीं होता। समझो इस चीज को। ऑफिसर बनने वाले हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, दिमाग को खोलो अपने। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो 20 क्वेश्चन है जो कि अनअटेम्प्टेड है, वो एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, वो पार्ट है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस को कभी भी एनालिसिस में काउंट मत किया करो, ठीक है? ऐसी बातें आज के बाद मत करना। अगर कोई करे तो उसको बोल देना, शिव सर ने बोला था, राइट अप्रोच वाले ने, कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते, वो एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस का पार्ट होता है। क्योंकि वो आपने टच ही नहीं किए, तो मतलब ही नहीं है उसमें, आप क्या एनालाइज करोगे? अब ये जो 20 क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करना मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप कर दो। मेरे कहने से स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं है। अगर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आपके पास टाइम है। सपोज ये जो 30 मिनट का टाइम था एनालिसिस का, हर एक मॉक का, ये 30 मिनट में से 15 से 20 मिनट में आप ये एनालाइज कर चुके हो चीजें। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है 10-15 मिनट का, तो आप इन 20 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन अर्थमेटिक वगैरह के हैं, कौन से अर्थमेटिक वगैरह के कोई क्वेश्चन अगर आते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन कैसलेट वगैरह के आते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। बस ये 2 सेगमेंट। आपने कितने भी चैप्टर अर्थमेटिक में कवर कर रखे हो, 4, 5, 10, 6, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लो अगर आपने टच नहीं किया इस मॉक के अंदर। और अगर उसमें कैसलेट आती है और वो आपने टच नहीं की, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कैसलेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, याद रखना, हर एक मॉक के प्रैक्टिस के अंदर अगर आप करते हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एनालिसिस में 4 मॉक के कितना लगा आपको टाइम? 2 घंटे का। कितना हो गया? 3 + 2 5 घंटे। तो अगर एक बच्चा 8 घंटे स्टडी करता है, रिपीटर से, उसके प्री क्वालिफाई नहीं हो रहे, ठीक है, एक होता है प्री क्वालिफाई होना और एक होता है प्री नॉट क्वालिफाई होना। तो जो बच्चा प्री क्वालिफाई कर रहा है, ऑलरेडी मेंस में अपियर हो रहा है, ठीक है, और एक जो प्री क्वालिफाई नहीं कर रहा, वो रिपीटर्स में ज्यादा एच पे आते हैं, यानी कि उनका प्री क्वालिफाई करना पहले टारगेट है। तो आपके लिए ये था कि आपको 4 मॉक लगाने हैं, ठीक है, 4 मॉक लगाने हैं, जो कि 2 घंटे के हैं, प्लस इसका एनालिसिस करना है हर एक मॉक का, कितने? 30 मिनट्स। सॉरी, ये 4 मॉक 3 घंटे हो गया और 2 घंटे ये हो गया, तो आपके 5 घंटे यहाँ पर आ चुके। अब अगर एक स्टूडेंट 8 घंटे की स्टडी कर रहा है और वो रिपीटर्स में है, जिसके प्री कभी क्वालिफाई नहीं हो रहे, उसको प्रिपरेशन करते हुए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो चुके हैं, और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहता है 2025 के विद राइट अप्रोच, तो 5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे डेली बेसिस में से, 8 घंटे में से। फिर जो टाइम बचेगा 3 घंटे का, इसमें से आप अपना 1 घंटा लगभग इंग्लिश को दो। इसमें आपको क्या करना है, मैंने बताया था, ये वीडियो है, जाके नाम चेक कर लेना, इंग्लिश मैनिएक, मैंने अभी बनाई थी। तो इंग्लिश मैनिएक सर्च करना, राइट अप्रोच आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3 जल्दी बनाएंगे आगे। एंड तो 1 घंटा इसमें दो, बाकी जो 1 घंटा है वो अपनी कैलकुलेशन वगैरह में दो। किसमें दो? कैलकुलेशन वगैरह की प्रैक्टिस में दो। कैलकुलेशन हो गया, जैसे कि टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास की प्रैक्टिस करो, ढंग से अच्छे से लिख के रिवीजन करके माइंड में कैलकुलेशन करो। और फिर जो 1 घंटा बचता है, इसमें आप अपनी जीए प्रिपेयर करो। 1 घंटा तो कम से कम है, ज्यादा भी 2 घंटे तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीए कहाँ से करनी है? राइट अप्रोच के लेक्चर्स रिज्यूम होने वाले हैं, वहां से करना। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में जितने हमारे स्टूडेंट्स थे और जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके किसी के भी नंबर सिंगल डिजिट में नहीं थे, सबके डबल डिजिट में मार्क्स थे।
और बहुत ही ब्रिलियंट मार्क्स थे, टॉपर्स में मार्क्स राइट अप्रोच के। इनके इंटरव्यूज में सबके डालूंगा धीरे धीरे, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के उनके इंटरव्यू देखना, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या उनकी अप्रोच थी और क्या दम है राइट अप्रोच करंट अफेयर्स में। तो अभी हम जब लेक्चर रिज्यूम करेंगे उसमें हम मई से शुरू करेंगे लेक्चर्स करंट अफेयर्स के, देन जून करेंगे, देन जुलाई के साथ हम अप्रैल भी करेंगे कवर, और बजट भी कवर करेंगे फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन। हो सका तो कुछ मार्क्स की इंपॉर्टेंट न्यूज भी अप्रैल में डाल दी जाएगी। हालांकि ये फ्री होगा कि पेड होगा, देखो पेड होगा वैसी बात है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, और इतना आसान नहीं होता कंटेंट प्रिपेयर करना उस लेवल का। खैर उसके बाद अब ये तो आपका हो गया जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, जो रिपीटर्स है। अब जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है और वो उसमें प्रोफिशिएंट है, उनको दिक्कत मेंस में आ रही है, तो आप डेली का अगर एक या दो मॉक लगाओगे प्री का तो भी मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहो। प्लस एनालिसिस करने में आपको लगभग टोटल मिला के 3 घंटे के आसपास जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। फिर जो आपके पास 5 घंटे बचते हैं 8 आवर्स में से, उसमें आप 1 घंटा इंग्लिश को दो अपना कंटिन्यूसली, ठीक है। बाकी 2 घंटे आप जीए को दो, और बाकी के 2 घंटे या 3 घंटे जितना आप करना चाहो, या 4 घंटे, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप मेंस के कंटेंट की प्रैक्टिस करने पे लगाओ। ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। आई विल इन डिटेल एक्सप्लेन इन इलेबोरेट। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे प्लानिंग करनी होती है। ये आपको डोंकी वॉक नहीं करना, ठीक है, आपको डोंकी वॉक नहीं करना, गधों की तरह बस सामने चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको बोझ लेके चीजों को लॉजिकली सोचना है कि क्यों, कैसे और कितना इम्पैक्ट देगी। अभी अगर आप रिपीटर हो, आपका प्री कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। पहले प्री का एक लेवल बनाओ, और प्री के मॉक में 90 परसेंटाइल, कितनी 90 परसेंटाइल लाना शुरू करो। कम से कम जब आपका यहाँ पर 80 परसेंटाइल आना शुरू होगा, तब तक मेंस टच मत करना गलती से भी। अब प्री और मेंस कब कब करना है, या प्री के साथ मेंस भी करना है, ये एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। इसको भी हम दूर करेंगे जल्दी ही। लेकिन अगर आप इन दोनों में से वो लेवल है जो आपके प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप मेंस लेके चलो। अगर आपके प्री नहीं होते बिल्कुल भी, तो कोई फायदा नहीं है मेंस करने का। फिर इसी साल एग्जाम दोगे, फिर अगले साल एग्जाम दोगे, फिर अगले साल एग्जाम दोगे। जब प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा तो मेंस करके करोगे क्या? पीएचडी थोड़ी करनी है मेंस के अंदर। मेंस क्वालिफाई करने के लिए मात्र 3 महीने लगते हैं। 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। समझ आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही आप प्री एग्जाम का एक टारगेट अचीव कर लेते हो 80 परसेंटाइल का कम से कम, फिर मेंस क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस बैलेंस क्रिएट करना होता है। बच्चों को बैलेंस ही नहीं पता कैसे क्रिएट करना होता है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि विदाउट एफर्ट या कम एफर्ट में सिलेक्शन ले लोगे, गलत फहमी से अलावा और कुछ नहीं है ये। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट सही डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि कितने घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए। किसी को देख के आपको उसका रेप्लिका बनने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अलग इंडिविजुअल हो, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है, आपका बॉडी का ऑरा और माइंडसेट अलग है। तो उस यूनिकनेस को खराब मत करो। बी यू एज यू आर, उसी में अच्छा करो, उसी में परफेक्ट करो, एंड टेक सिलेक्शन एंड शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर।